जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट एग्जाम 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसका अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। साथियों 21 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पर्यावरण अध्ययन के नाम से, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज की क्लास में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? वो पक्षी कौन सा जो अपनी गर्दन को एक झटके में पीछे कर सकता है और एक झटके में आगे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मैना, तोता, उल्लू या फिर कबूतर। तो वो कौन सा पक्षी होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कबूतर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कबूतर एक झटके में अपने गर्दन को आगे या पीछे कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है साथियों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? तो बिहार के लोगों को किस समय मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहिए? जनवरी से मार्च में, अप्रैल से जून में या फिर जुलाई से सितंबर में या अक्टूबर से दिसंबर में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों अक्टूबर से दिसंबर में। अक्टूबर से दिसंबर में उन्हें मधुमक्खी पालन आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो साथियों नहीं वाले क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़ना है। तो हमें वो बताना जो इस वृक्ष में नहीं पाया जाता है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये दोनों सही हो जाएंगे। इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि यह रेगिस्तान में पाया जाता है और पानी की इसमें कमी होती है। पत्तियां बहुत कम होना, और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है, क्योंकि ज्यादा पत्तियां होंगी तो ज्यादा पानी का खर्च होगा। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह विशेषता इसकी नहीं होती कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन पर्यावरण अध्ययन एक रिक्त स्थान विषय है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाना है? अंतःविषयक, अनुशासनिक, एकीकृत या फिर एकल विषयक? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एकीकृत। कथन पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। इन चारों में से हमें वो चुनना है जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कौवा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पानी में रहने वाले जीव हैं, जल में रहने वाले जीव हैं ये सभी, और कौवा जल में नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? हमने पहला प्रश्न देखा था कि वो पक्षी कौन सा जो एक झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, और ये है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। कबूतर, तोता, उल्लू या फिर मैना? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकता है, बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का हमारा, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है उससे चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम दिशा होगी। उत्तर नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक झुंड में 20-25 हथनियां और बच्चे होते हैं। यह हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। केवल ए सही है, केवल सी सही है, सी और डी सही है, या फिर ए, बी और डी सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। सी और डी, कथन सी और डी ये दोनों सही हैं, ये दोनों कथन शुरू के गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, या विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है? तो
विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कथन करता है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है आज की क्लास का हमारा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, या आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ये है साथियों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, यह कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, या फिर विभिन्न थीम यानी कि उप विषय से संबंधित एक विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा कथन करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का हमारा कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह घर किस राज्य में स्थित होंगे, यह हमें बताना है। उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या फिर असम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ये घर बनाए जाते हैं साथियों असम में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ये जो चरण दिए हुए हैं 5, ये प्याज की खेती के चरण है, लेकिन हमें इनका क्रम बताना है कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना, यानी कि गुड़ाई क्या होता है साथियों? मृदा को नरम करना, या प्याज को उखाड़कर निकालना। तो इनमें कौन सा क्रम सही होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम करेंगे गुड़ाई, यानी कि मृदा को सबसे पहले नरम करेंगे, उसके बाद हम बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद खरपतवार निकालेंगे, उसमें से खरपतवार निकालने के बाद साथियों प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और प्याज को उखाड़ कर निकालने के बाद तब लास्ट में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। अब जो चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन का, तकनीकी संसाधन का, मीडिया संसाधन का, या फिर प्राकृतिक संसाधन का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सामुदायिक संसाधन का। हम सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का हमारा, पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? पर्यावरण अध्ययन सीखने का कौन सा कथन इसमें से वर्णन करता है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, या अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सेकेंडरी निर्माण। तो कौन कौन से कथन इसमें से सही है, यह हमें बताना है। ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी, डी और ए, या फिर डी, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, डी, ए और बी। डी, ए और बी ये कथन हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। तो यह लिपि किस पर आधारित है, यह हमें बताना है। 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, या फिर 4 बिंदुओं पर? तो ब्रेल लिपि किस पर आधारित है, कितने बिंदुओं पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, या विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो कौन कौन से कथन इन चारों कथन में से सही हो जाएंगे, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। ए कथन पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, और डी कथन विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, यह हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, और अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया है। तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना?
तो ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन से सही हो जाएंगे इस बात के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सी और डी की पर्यावरण के लिए चिंतित होना इसकी उपेक्षा की जा रही है और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना इसकी उपेक्षा की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का हमारा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? अब वो रीता आके कहती है कि जब कोई भी मेहमान आता है तो चाय बनाने के लिए मुझसे कहा जाता है, मेरे भाई से नहीं कहा जाता है। तो क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। या हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। या हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 21 है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया है और यह ट्रेन उडुपी से शाम के 8:20 पर चली है और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को शाम के 4:20 पर सूरत पहुंच गई है। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर हो तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? चाल हमें निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी हमें ऊपर रखनी है और इसमें दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है साथ ही 1440 किलोमीटर। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। और टाइम कितना हुआ? शाम के 8:20 पर अगर ये चली है और अगले दिन शाम को 4:20 पर ये पहुंची है तो हमारा टाइम हो गया यहां से 20 घंटे। हमारा टाइम 20 घंटे जाता है तो 20 घंटे के हमें अब बनाने हैं सेकंड। तो 20 घंटे की 60 से गुणा कर देंगे, मिनट बन जाएगा और 60 से गुणा कर देंगे दोबारा तो बन जाएगा सेकंड। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो हमारा सोल्व करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो हम काट देते हैं, ये 3 जीरो कट जाते हैं। इसके बाद 6 की गुणा 6 से करेंगे 36 हो जाएगा, 36 की गुणा 2 से करेंगे आ जाएगा 72 और 72 से इसको काटेंगे तो 72 दूनी होता है 144 और जीरो हम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जो उस ट्रेन की औसत चाल थी वो थी हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज की क्लास का हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, या विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो कौन से ऑप्शन इनमें से सही हो जाएंगे? ए और बी, बी और डी, सी और डी या फिर ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सी और डी ये हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज की क्लास का हमारा, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे करना, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहां जल का उपयोग अधिक हो रहा है, या वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं, या उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कि वे उनके परिवार के सदस्यों का जल उपयोग कैसे करते हैं, इसका एक जल बजट बनाएं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज की क्लास का हमारा, कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके, या नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, यह पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, या प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में प्रयोगों के परिणाम कब दिए जाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? इसके सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कि दिए ही नहीं जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज की क्लास का हमारा, और शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्री त्री की आवाज कर रहा है, तो उस आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज है। तो आप इसमें क्या करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज है, या अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, या इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर अपने आप सीख लेंगे, या विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज कहां से आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों कि अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि ये किसकी आवाज है, इस तरीके से हम उनसे पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। अब कुछ विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी मम्मियों को विभिन्न तरीकों से, जैसे साबुन लगाकर, कुछ कहते हैं कि साबुन लगाकर धोते हैं, कुछ कहते हैं पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबने से जो लकड़ी का बैट होता है कपड़े धोने का उसको, उससे धोते हैं, कुछ कहते हैं कि ब्रश लगाकर धोते हैं और कुछ वॉशिंग मशीन से कपड़ों को धोते हुए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानताओं को उजागर करने के लिए उसने ये क्वेश्चन पूछा है, या विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए, या कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी और डी, या फिर ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बी, सी और डी ये तीन कथन सही हो जाएंगे, पहला वाला हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 27 है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे, या बागवान से बात करेंगे कि ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, या प्रधान अध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों से सूखी पत्ते इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 28 है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकार के बारे में पूछती है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीटों से गंदी हो रही है। तो अध्यापिका को इसमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसले को हटाकर गलत किया है, या विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नजदीकी पक्षी अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए, या विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों पर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले क्यों नष्ट नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। तो रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में वह बाई पर अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर स्थित है। तो अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी यह हमें बताना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले दे रखा रोगी का घर, मान लिया हमने कि रोगी का घर एक्स है, ये यहां पर है, और इसके पूर्व में ए पॉइंट है हमारा, इसके पूर्व में ए पॉइंट है और ए पॉइंट है हमारा 800 मीटर दूरी पर। तो अगर पूर्व हम राइट साइड में अपने सीधा हाथ की तरफ ए ले तो यहां पर हो जाएगा ए, और ये आ जाएगा हमारा 800 दूरी पर, 800 दूरी पर हमारा ए आ जाएगा। अब ए के बाद वह बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में, तो ए के दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण नीचे होती है नक्शे में, तो नीचे दक्षिण में लेंगे और लेंगे हम बी पॉइंट ले लेंगे यहां पर, ये होगा 600 मीटर दूरी पर। 600 मीटर दूरी पर बी पॉइंट आ गया। अब बी पॉइंट के बाद ठीक पश्चिम में, तो पश्चिम मैप में किधर होती है? पश्चिम होती है लेफ्ट साइड में, तो यहां से लेफ्ट साइड में चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि 150 मीटर दूरी है, तो 150 मीटर दूरी पर हमारा जाता है पॉइंट नंबर सी। अब सी पॉइंट पर आने के बाद ठीक उत्तर में, तो उत्तर होती है ऊपर को, तो और 100 मीटर दूरी हमें थोड़ा सा चलना है ऊपर को, और ये हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, और अस्पताल का पॉइंट है हमारा बाई। तो यहां पर हम पहुंच गए। तो हमें बताना अस्पताल के सापेक्ष घर, तो अस्पताल यहां पर है, अस्पताल के सापेक्ष घर कहां होगा? ऊपर है, अस्पताल के सापेक्ष घर ऊपर है तो दिशा होगी उत्तर, और इधर लेफ्ट साइड में तो दिशा होगी पश्चिम, तो हमारा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 30 है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। अब जो 3 जगह के मकान दे रखे हैं इनकी जलवायु एक दूसरे से भिन्न है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिला के बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है तथा फर्श लकड़ी की और छत सपाट होती है।
या मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है उसके मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, मकान को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो इनमें मकानों का सही विवरण कौन सा, किसमें सही बात कही गई है, केवल ए में, केवल सी में, ए और बी में, या फिर ए और सी में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी में सही बात कही गई है कि लेह में जो मकान होते हैं वो 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं, ये बात सही कही गई है। और एक सी वाली जो राजस्थान में कटीली झाड़ियां होती है छतों पर, वो बात सही बताई गई है। और बीच वाली इसमें गलत बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब ये बात इन्होंने गलत बताई है कि मनाली में इस प्रकार के घर नहीं होते, तो ये घर कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साथियों असम में। ये घर असम में पाए जाते हैं जो बांसों के खंभों पर बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे आज की क्लास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।